तारीख 29 जनवरी 2026 देश का सुप्रीम कोर्ट सामने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। हर दिन की तरह वही केसेस का सिलसिला, बट आज का केस मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कोई मामूली केस नहीं था। आज इसके डिसीजन पर पूरे देश की नजरें थी। आखिर ऐसा क्या था आज, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सड़कों पर प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ की आंखें इस केस पर क्यों टिकी थी। देखिए, इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यूजीसी के वो रूल्स जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे, कोर्ट के सामने अपनी मेरिट पर खरे नहीं उतरे और कोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा कि ये रूल्स वेग हैं, यानी कि सिंपली क्लेरिफाइड नहीं है, इसलिए इनका मिसयूज हो सकता है। ये रूल्स समाज में बंटवारे की खाई को और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, आखिर इन रूल्स में ऐसा क्या है कि SC, ST और OBC के लोग इनको अधूरा मानते हैं, तो वहीं जनरल कास्ट के लोग इन्हें अपने खिलाफ एक साजिश। आज हम ये जानेंगे कि क्या ये रूल्स रियली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए लाए गए थे, या जिन 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले थे उनमें वोट बैंक बनाने के लिए ये पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। नमस्कार, मैं हूँ राहुल भारद्वाज। आज हम डिकोड करेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2026 के उस ब्लैक बॉक्स को जिसके खुलने पर तुम्हें बस उसके अंदर से एक सियासी धुआं दिखाई देगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटकर भी जब बात नहीं बनी, तो कैसे हिंदुओं को भी आपस में लड़ाने का प्लान बनाया जा रहा है ताकि वोट बैंक की राजनीति हमेशा ऐसे ही चमकती रहे। देखिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं 2 अनफॉर्चुनेट इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोहित वेमुला और मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली पायल तड़वी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से परेशान होकर अपनी जान ले ली थी। उनके सुसाइड के बाद उनकी माँ यानी कि रोहित वेमुला की माँ राधिका वेमुला और पायल तड़वी की माँ अबीदा तड़वी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यूजीसी के 2012 के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बने रूल्स को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन डाली। देखिए, ये बात सत्य है कि इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नकारा नहीं जा सकता। एक ब्राह्मण फैमिली और ड्यू का एलुमनाई होने के नाते मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बदलनी बहुत जरूरी है। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बस ये डाटा देखिए। तस्वीर वाकई डरावनी है। 2019 का ये डाटा शो करता है कि IITs के अंदर 75% डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को झेला है। डाटा ये ब्रूटली शो करता है कि 2019 से 2024 के बीच कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आने वाली कंप्लेंट्स में 118% की बढ़ोतरी देखी गई। एम्स के अंदर 2007 में थ्रोट कमेटी ने ये साफ पाया कि 84% SC, ST स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के अंदर सेग्रीगेशन यानी कि उनके कमरे हॉस्टल में रहने के लिए कास्ट के बेस पे दिए गए, ये बात भी रिपोर्ट की है। यहाँ तक कि 2012 में मुंगेकर कमेटी ने तो ये भी पाया कि एग्जाम्स में केवल कास्ट की वजह से स्टूडेंट्स को फेल किया गया। यहाँ तक कि बाद में हाई कोर्ट के द्वारा इंटरवीन करके उन्हें उन एग्जाम्स में पास किया गया। मुझे रूल से कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जब डाटा इतना क्लियर है तो रूल्स बनना बिल्कुल मैंडेटरी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार चलो रूल्स भी बन गए, तो अब प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम नए नियमों के आने से नहीं है, उन नियमों को बनाने की पीछे छुपी इंटेंशन से है। लेकिन मुद्दा बस इतना है कि क्या कोर्ट के डर से ये की गई कोई जल्दबाजी थी, या इन रूल्स को लाने के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव छुपा हुआ था? देखिए, हुआ क्या कि पहले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए यूजीसी के द्वारा 2012 में बनाए गए रेगुलेशंस यूज होते थे। वो केवल एक कागजी शेर थे। उनके अंदर नो क्लियर इन्फोर्समेंट, नो क्लियर पेनल्टीज और नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसका रिजल्ट ये था कि कंप्लायंस ऑफ पेपर तो था, यानी कि रूल्स पेपर पे थे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्रैक्टिस बराबर थी, यानी कि प्रैक्टिस में भेदभाव बराबर चल रहा था। 2019 में पिटीशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि 2012 के रूल्स में चेंज करने की जरूरत है। कोर्ट ने इनकी डेडलाइन 15 जनवरी 2026 दी थी, इसलिए 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए रूल्स बनाए। वो लीगली इनफोर्सेबल थे। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज इनको नहीं मानते उन पर क्लियर पेनल्टी लगाई गई। इन रूल्स के अंदर बनाए गए कुछ सेक्शन तो बिल्कुल गेम चेंजर हैं, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने का मैंडेट, इक्विटी कमिटीज जो आवर के अंदर मीटिंग करेंगी और सीधा 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देंगी। कैंपस के जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनके लिए इक्विटी स्क्वाड्स भी गठित किए जाएंगे, यानी कि उन पर निगरानी रखने वाले लोग वहाँ होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो पूरी तरह से लायबल होगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, इवन उस कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज्ड भी किया जा सकता है। इट साउंड गुड ना? ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि कितने अच्छे रूल बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। देखिए, हम सबको एक
एक बात बिल्कुल समझनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर हमारी जुडिशरी सब एक रूल्स पर काम करती हैं। That's called the Blackstone रेशियो। इस प्रिंसिपल के तहत ये बहुत सिंपल है कि 10 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा न मिले। कोर्ट या पार्लियामेंट जब कोई लॉ बनाती है तो ये उनसे आशा रखी जाती है कि किसी भी लॉ या कानून को इतना क्लियर रखा जाए कि लोग उनका मिसयूज ना कर सकें, यानी कि उनकी वेगनेस या धुंधलापन किसी निर्दोष को अपने लपेटे में ना ले लें। अब अपना ध्यान वीडियो पर बनाए रखना, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। प्रोफेसर शुभजीत नास्कर ये पॉइंट आउट करते हैं कि 2012 के रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन की 25 कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, जैसे कि लैब में किसी बच्चे को अकेले बैठाना, किसी स्टूडेंट्स को उसकी जाति के नाम से बुलाना, एग्जाम पेपर्स का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लो इवैल्यूएशन करना, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनके साथ अलग व्यवहार करना। ऐसी 25 कैटेगरीज उनमें लिस्ट की गई थी। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि 2026 के रूल्स जिनको और सिंप्लीफाई होना था वो और कॉम्प्लेक्स हो गए। उनमें ऐसी किसी कैटेगरी को लिस्ट नहीं किया गया। 2026 के रूल्स में से ऐसी सारी कैटेगरीज गायब हैं। बस यहाँ सिर्फ अनफेयर ट्रीटमेंट और इंडिजिनिटी टू ह्यूमन डिग्निटी जैसे एक वेग टर्म को यूज किया गया है। देखिए ये टर्म इतने वेग हैं कि इनमें कोई भी एक्शन शामिल किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या इनका मिसयूज नहीं होगा? अगर आपसे ही स्पेसिफिक एक्ट डिसाइड नहीं हो रहे थे तो आप कॉलेजेस में कोई गूगल फॉर्म भेज देते, बच्चे अपने आप बता देते कि हमारे साथ क्या क्या गलत होता है। डिस्क्रिमिनेटेड एक्शंस की लिस्ट 25 तो क्या वो 100 हो जाती, क्या ही फर्क पड़ने वाला था। लेकिन लोगों को ये पता तो लगता कि कौन सा डिस्क्रिमिनेटेड एक्शन करने से कि उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो लोग ये करने से डरते। रूल साफ होते तो निर्दोष को फंसने का ना डर होता, ना ही आज सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा होता। प्रोफेसर सुखदेव थॉट तो ये भी नोटिस करते हैं कि क्या IIT, IIMs और एम्स जैसे कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। जो कमेटी इन केसेस को डिसाइड करेंगी उनमें SC, ST और OBC के रिप्रेजेंटेशन को क्लियरली लिस्ट क्यों नहीं किया गया है कि इतने लोग SC, ST या OBC से होंगे, इतने लोग जनरल से होंगे। ये सब चीज क्लियरिफाई क्यों नहीं की गई है? IIT, IIMs और एम्स जैसे कॉलेज UGC के दायरे से बाहर हैं। मैं ही नहीं, सरकार के अपने मंत्री ने भी ये माना है कि पिछले 5 साल में 19,000 SC, ST और OBC के स्टूडेंट्स ने अपने एडमिशन वापस लिए हैं, जिनमें से अधिकतर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही हुए होंगे। सवाल ये है कि क्या सरकार को IIT, IIMs और एम्स के अंदर भी रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे सुसाइड अटेम्प्ट होने का इंतजार है? इतने हादसों के बाद भी कोई यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं बनाया गया जो इंडिया के अंदर सभी कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अपने दायरे में लेता? शायद ये डर होगा कि रूल्स यदि क्लियरली इतने साफ हो गए तो लोगों को वो समझ आ जाएंगे। फिर हिंदुओं के बीच में बंटवारा कैसे होगा? क्या सरकार वाकई जातिवाद को खत्म करना चाहती है या इसको सत्ता के लिए एक वोट बैंक का हथियार बनाना चाहती है? ये ओपिनियन आप बनाइए, मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अब आती है इस रूल्स की वो सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज जिसकी वजह से सभी कैटेगरी के लोग सड़क पर हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओनली अगेंस्ट SC, ST एंड OBC। मतलब लीगली जनरल कैटेगरी में आने वाला कोई भी स्टूडेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हो सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है? आप ये इमेजिन कीजिए कि किसी नॉर्थ इंडिया के जनरल स्टूडेंट का एडमिशन नॉर्थ ईस्ट में होता है, मान लो कि मिजोरम में होता है जिसकी ST पॉपुलेशन ही 94% है और वहाँ उसके साथ भेदभाव हो, तो इस कानून की नजर में वो स्टूडेंट विक्टिम हो ही नहीं सकता। सरकार ये भूल गई कि डिस्क्रिमिनेशन का असली रूट कास्ट नहीं है, असली रूट है उनका मेजोरिटी और माइनॉरिटी में होना। पर इन रूल्स के साथ सरकार ने मैसेज दे दिया कि जनरल स्टूडेंट सिर्फ गुनहगार हो सकते हैं, वो कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हो सकते। पर आप बताइए कि ये कैसे संभव है? आप रिसेंट का एक केस देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने मैसूर एजुकेशन सोसाइटी के एक एम्प्लॉय के द्वारा लगाए गए SC, ST एक्ट की प्रोसीडिंग्स को क्वाश कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया। इसमें कोर्ट ने ये माना कि एम्प्लॉय के बीच के सर्विस के विवाद को SC, ST लॉ के अंदर अत्याचार का रंग दिया गया था। केस बिल्कुल झूठा था। ये कौन कहता है कि झूठे केसेस नहीं होते? आप इन रूल्स का एक और ट्विस्ट देखिए। फरवरी 2025 के ड्राफ्ट रूल्स की क्लोज 10 में फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए फाइन और डिसिप्लिनरी एक्शंस का जिक्र किया गया था, लेकिन फाइनल रूल्स में उस ड्राफ्ट रूल्स की क्लॉज को हटा दिया गया। मेरा सिंपल सा सवाल सरकार से ये है कि हम मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे कम किया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट रूल बनने चाहिए, पर इन रूल्स को फ्रेम करने वाली कमेटी और उनको अप्रूवल देने वाली गवर्नमेंट को ये समझ क्यों नहीं आता कि शिकायतें झूठी भी हो सकती हैं। किसी भी कानून को यूज में लाने से पहले उस कानून को बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो उन सारे लूपहोल्स को अलग कर दें जिसके द्वारा उस कानून
कानून का मिसयूज किया जा सकता है। एक और बड़ा ट्विस्ट देखिए, फरवरी के ड्राफ्ट रूल्स में ओबीसी सेक्शंस को इसमें शामिल नहीं किया गया, पर 2026 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूल्स को पब्लिश करने से पहले आखिरी सेक्शन को जोड़ दिया गया? क्या ये कोई सुधार था या इलेक्शन के लिए किया गया एक मैनेजमेंट? आइए देखते हैं। देखिए 2026 में वेस्ट बंगाल और असम जैसे 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। इनमें से 3 स्टेट्स में ओबीसी सेक्शंस लगभग 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन को डील करता है। 2 स्टेट्स में ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20 to 25% से ज्यादा है। तो आप ये सिंपली समझ चुके होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली सरकार क्या खुद वोट बैंक बनाने के लिए कॉलेज कैंपसेस को जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं कर रही है? वो कानून जो खुद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटेड है, वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिगत भेदभाव को दूर कैसे करेगा? ये क्या कोई एक्सीडेंट है या वेल कैलकुलेटेड एक मास्टर स्ट्रोक? देखिए सरकार को तो ये पता ही था कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कोर्ट इन पर स्टे लगाएगा। इलेक्शन से पहले SC, ST, OBC सेक्शन के लिए सरकार ने क्लियर मैसेज दिया कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, पर देख लो हमारे लाने के बावजूद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और अब ब्लेम कोर्ट के ऊपर डाल दिया जाएगा। उनको क्रेडिट भी मिल गया और उनकी गलती भी टल गई। रिसेंटली 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स की वेगनेस यानी कि इनके धुंधलेपन की वजह से इन पर रोक लगा दी, लेकिन नुकसान हो चुका है। लोगों के दिलों दिमाग पर दरारें पड़ चुकी हैं। देखिए इन रूल्स को बनाने वालों के लिए अब मैं कहता हूँ, आपको चुल्लुवर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपने इतने दिनों बाद मिली एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को एक वोट बैंक के लिए सियासी धुएं में बदल दिया। देखिए समुद्र भर के लोग सदियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनमें से नदी भर लोग अपनी हिम्मत जुटा पाते हैं, तालाब भर लोग अपने घरों से निकल पाते हैं और उन तालाब भर में से बाल्टी भर लोग कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। तब जाकर उनमें से 1-2 आवाज को सुना जाता है और उन आवाजों पर भी दशकों में जाके डिसीजंस आते हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये बात हम सबको सोचनी होगी। किसी एक को पावर देकर किसी दूसरे को लाचार बनाना इक्वलिटी नहीं होता है। हमें एक ऐसा यूनिवर्सल एक्ट चाहिए जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल वाइसनेस को यूनिवर्सली रोके। वो किसी पर्टिकुलर सेक्शंस को उसमें से बाहर ना निकाले, ना कि एक ऐसा एक्ट जो स्टूडेंट्स और लोगों को आपस में लड़ाए। इस टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड कम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में ज्यादा है। आप ये कहीं भी देख सकते हैं, जो लोग कहीं भी माइनॉरिटी में होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा फेस करते ही हैं। हमें इन रूल्स में क्लियर डेफिनेशन चाहिए जिनमें हर स्टूडेंट यूनिवर्सली सुरक्षित हो। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने से पहले डॉक्टर अंबेडकर की बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए, कास्ट इज द स्टेट ऑफ माइंड। डंडे से कभी भी दिमाग को नहीं बदला जा सकता। गलत कानून सिर्फ लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा नफरत के बीज बोते हैं। बड़ी विडम्बना है कि इस पूरे के पूरे रूल्स में जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी हैं, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करें, ऐसे ना किसी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का इसमें मेंशन किया गया है और ना ही कुछ इंटर्नशिप्स की इनमें बात की गई है और यहाँ तक कि कॉलेज में प्रोफेशनल काउंसलिंग सेंटर्स को बनाने तक की बात भी नहीं कही गई है, जिसके द्वारा स्टूडेंट्स के तन और मन से जातिवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। भी लॉ तब तक काम नहीं करता जब तक लोग उसे एक्सेप्ट ना करें या उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। आपको स्टूडेंट्स को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी तो बनाना होगा ना, पर आपने ऐसा नहीं किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के स्टे केवल टेम्परेरी रिलीफ है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम जाति या जातिवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं? क्या आज भी हम बस इसे एक राजनीति का हथियार बनाना चाहते हैं? आप चौंक जाएंगे कि बात किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं है। इन रूल्स को बनाने वाली पार्टी की जो चेयरपर्सन थे यानी कि दिग्विजय सिंह जी, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। इवन इस कमेटी में सारे के सारे एमपीज वो हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या तो पॉलिटिकल साइंस है या फिर लॉ। इसके बावजूद भी कानून को इतना वेग और इतना अनक्लियर बनाया गया है कि ना तो SC, ST, OBC को समझ आ रहा है और ना ही जनरल वालों को, क्योंकि जनरल वालों को लग रहा है कि इसकी क्लॉज को मिसयूज किया जा सका है और SC, ST और OBC वालों को लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिन शासन कर लिया, अब इनकी हवा निकाली जाए। रोहित वेमुला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, माई बर्थ इज माई फैटल एक्सीडेंट। ये शब्द हमारी व्यवस्थाओं पर एक थप्पड़ है। क्या गवर्नमेंट की इन डिविसिव पॉलिसीज और रूल्स में फंसकर हम नए रोहित और पायल को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं, या फिर एजुकेशनल सिस्टम्स को हम लीगली जातिवाद की खाई में ढकेलने जा रहे हैं? आप चाहे कोई भी हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात तो सबको समझ आती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाकर इक्वलिटी कैसे आएगी। आप अभी क्या सोचते हैं? 2026 के रूल्स एक सोशल जस्टिस है या 2026 के इलेक्शंस का एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। फॉर नाउ आई राहुल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।